Hello everyone, welcome back to our podcast powered by Vedant International School where knowledge meets inspiration. So firstly, let me introduce myself. I am Monica, a Vedantin of class 10th, and today here with me is our guest who is none other than Mr. Hemant sir. So most welcome sir, and thanks you so much for being here with me and giving your precious time to us. And he is an educator, a financial coach and influencer as well. So our today's topic is parenting, which is belong to everyone. Like how can different parenting affect a children's life? So I'm thrilled to be hosting this podcast. So my first question is, what is the parity? Like पहले तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था, तो एकदम से 10 to 50 years में ये वर्ड कहाँ से आ गया? डियर मोनिका, सबसे पहले तो मैं पूरे वेदांत मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने एक अलग तरह का इनिशिएटिव लिया और आज एक ऐसा टॉपिक चुना जो ना सिर्फ हर पेरेंट्स बल्कि हर एक बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मोनू सर और पूरे वेदांत स्कूल की टीम को मेरी ओर से स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और अपने विचार रखने का मौका दिया। अब आपका जो सवाल है कि आजकल ये पेरेंटिंग शब्द कहाँ से आया है, देखिए ये इतना ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में हर एक इंसान को जानना जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है कि समय के साथ बदलाव होते हैं, है ना, और ये समय पिछले 8 से 10 साल के अंदर जिस तेजी से बदला है शायद ही इतिहास में कभी बदला हो। जो पहले एक कॉमन धारणा होती थी कि माँ बाप का ज्ञान हमेशा बच्चों से ज़्यादा होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड हम सब लोग मान के चलते थे कि माता पिता हमेशा बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं। लेकिन अगर आप आज के सिनेरियो में इस बात को जानेंगे तो ये एक फैक्ट है कि आज की दुनिया में बच्चों का ज्ञान माँ बाप के ज्ञान से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई माँ बाप की गलती नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ है। आजकल बच्चों को जो सीखने को जितने तरीकों से वो सीख सकते हैं वो तरीके आज से पहले कभी कहीं नहीं थे। तो आज की तारीख में बच्चों के पास जो नॉलेज है उतनी नॉलेज पेरेंट्स के पास भी नहीं है। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी इस ज्ञान को लेके एक गैप जनरेट हो जाता है, जहां पे आज की दुनिया में पेरेंट और बच्चों को बहुत कुछ जानने समझने की जरूरत है। आज की दुनिया में पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम बच्चों को ज्ञान के लेवल पर नापेंगे तो बच्चे हमेशा माता पिता से बहुत आगे ज्ञान रखते हैं, लेकिन वहीं बच्चों को भी इस बात की समझ रखनी होगी कि कभी भी कोई वृक्ष अपने बीज से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर माता पिता के बीच में जो श्रद्धा है, जो रेस्पेक्ट है, उसका बेस अगर ज्ञान होगा तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने की बहुत संभावना है। लेकिन अगर माता पिता और बच्चे इस बात को समझेंगे कि ज्ञान के मामलों में आज बच्चे माता पिता से बहुत एडवांस हैं और माता पिता भी इस बात को समझेंगे कि हमें बच्चों की इस एडवांस नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ ही बच्चे बड़ों का आदर इसलिए करें क्योंकि उन्होंने उन्हें जन्म दिया है, तो इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंचेगा। तो इसीलिए इस बदलते हुए जमाने की वजह से, इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल इस पेरेंटिंग शब्द की शुरुआत हुई है और आज हमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पेरेंटिंग को लेकर ये सब चीजें डिस्कस करनी पड़ती है। देखा कि आपने कहा कि अभी जो पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है एंड जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, वहीं पेरेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बच्चे पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा पहले दिन से कभी नहीं होता है। हमेशा बच्चे शुरुआत जरूर करते हैं अपनी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर करने की, लेकिन जो शुरुआती रेस्पॉन्स बच्चों को मिलते हैं उनके बाद वो अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर करना बंद कर देते हैं। मतलब जनरली जब भी बच्चे अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनकी बात को समझे बिना उनके ऊपर अपना व्यू थोपने लगते हैं। मतलब वो बिना उसके दिल की बात को, बिना उनकी बातों को समझे अपना व्यू उन्हें देते हैं कि वो बात गलत है या सही है। तो जनरली जब तक बच्चों को उनकी कही हुई बात को कहने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, जब तक हमारे बच्चे खुल के पेरेंट्स के सामने हर बात शेयर करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तब तक ये शेयरिंग वाला गैप बना ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई अपने दिल की बात शेयर करता है, कोई बात कहना चाहता है,
तो हमेशा पेरेंट्स को पहले ठंडे दिमाग से उसे हर बात को सुनना चाहिए, उनका व्यू जानना चाहिए कि बच्चे के मन में और उसके दिल में अगर ये ख्याल आया तो उस ख्याल का कारण क्या है, और उस बात को बहुत ही शांति से और प्यार से बच्चे को समझाना चाहिए, ना कि डांट कर या फिर उसे एकदम से एग्रेसिव है उसको हम टोक देते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, नहीं तूने ऐसा जगह सोच लिया। हमेशा जब तक आप सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका नहीं दोगे, वो खुल के अपनी बातों को आपके सामने कह नहीं पाता है। तो चाहे बात गलत हो या सही हो, पेरेंट्स को हमेशा एक वेलकमिंग मोड में बच्चे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद बड़े ठंडे दिमाग से उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। तो सर, क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चे के हर एक अलग अलग फील्ड में पेरेंटिंग वर्कशॉप होनी चाहिए? लाइक जैसे अब बच्चा नर्सरी में आया है या बोर्ड क्लास में आया है, तो देयर शुड बी अ पेरेंटिंग वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स। बिल्कुल सही बात है आपकी। पेरेंटिंग की वर्कशॉप होना, मुझे लगता है आजकल जिस तरीके से हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए हैं, साइंस में जो भी, उसी के साथ मुझे लगता है ये पेरेंटिंग वर्कशॉप भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे और पेरेंट्स में गैप बढ़ता ही जा रहा है। ना चाहते हुए भी आजकल कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप से बातें नहीं करते। कई इतना लंबा समय निकलता है कि एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। मन ही मन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे गलत है, और मन ही मन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन दोनों के बीच में आपस के अंदर जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उस गैप को खत्म करने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए कि पेरेंट्स कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते, और पेरेंट्स को भी ये बात समझाने के लिए कि बच्चों में आने वाले ख्याल उनके बचपने का एक एग्जाम्पल है। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो हमेशा पेरेंट्स को बच्चों की गलतियों को एक वेलकमिंग खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, और ठंडे दिमाग से उनसे बात करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चों को भी अपने माँ बाप का बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि माँ बाप कभी भी उनका बुरा तो नहीं चाहेंगे। तो इस समझ को बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हर स्कूल के अंदर समय समय पे इस तरह की पेरेंटिंग वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है। तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिप्रेशन। लाइक व्हाट इज डिप्रेशन? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन कंपैरिजन की वजह से होता है, कंपटीशन की वजह से होता है। लाइक पहले भी कंपटीशन था, अभी भी कंपटीशन है, लेकिन फर्क इतना है कि अभी पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंपटीशन उस तरह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वही फ्यूचर स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। देखिए, डिप्रेशन का जो मेन कारण है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर है। देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये एक कड़वा सच है कि कहीं ना कहीं आजकल माँ बाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों के कंधों का इस्तेमाल करते हैं। माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका ड्रीम क्या है, लेकिन जो उनके अधूरे सपने हैं वो चाहते हैं कि हमारे अधूरे सपने हमारे बच्चे किसी भी तरह पूरा करें, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, हम सीए नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे सीए बन जाएं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि जिस तरीके से आपके समय में आपके सामने हर्डल थे या आपके सामने चैलेंजेस थे, आज सिर्फ उन चैलेंजेस का रूप बदल गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जमाने में आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो पहले के जमाने में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, ठीक है। तो हमेशा कंपटीशन और चैलेंजेस लगभग समान रहते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आज जो हम बच्चों के ऊपर अपने सपने चाहते हैं कि वो हमारे सपने पूरे करें, उन सपनों को पूरा करने में बच्चों का कितना सपना शामिल है। क्या उनकी भी इच्छा उसी सपने को पूरा करने की है, या सिर्फ उसका इंटरेस्ट या उसका मन किसी और चीज का है? तो यहाँ से डिप्रेशन का कारण है वो कहीं ना कहीं ये सोच है कि बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने माँ बाप को खुश रखें, वो उनके दिल की हर इच्छा को पूरी करें, लेकिन ना चाहते हुए भी माँ बाप उनसे ऐसी उम्मीदें लगाते हैं जिस चीज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से वो जो प्रेशर, वो जो नेगेटिविटी होती है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर अगर डिप्रेशन को रोकना है तो हमें उनके दिल की बात को समझना होगा, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है उन्हें उसी फील्ड के अंदर पूरे मौके देने होंगे, और हमें बच्चों के कंधों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। And so my next question is just like me, मेरे कभी लो मार्क्स आ जाते या फिर कभी कभी मेरी भी चॉइसेस पर कोई कमेंट कर देता है एंड आई फील ऑल्सो लो, तो इज इट डिप्रेशन, एंजाइटी और समथिंग एल्स? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर कोई हमारी नेगेटिविटी या हमारी किसी वीकनेस को हाईलाइट करता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए ये चीजें दोनों तरफ से समझनी होगी। पहली बात तो हमें या हर बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कभी भी अपने कॉन्फिडेंस या अपने डिप्रेशन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में ना दें। अगर आपने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है कि किसी ने भी आपकी थोड़ी सी बुराई या कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आप डिप्रेशन में आ जाएं, या किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप एकदम से खुश हो जाएं, ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत खतरनाक है। पहली बात तो बच्चों को समय समय पे इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कि वो बहुत ज्यादा किसी दोस्तों की बातों पर निर्भर ना हो। और साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स को और टीचर्स को ये बात समझनी होगी कि इस दुनिया में हम जिस भी चीज को एनर्जी देते हैं वो चीज और ज्यादा बढ़ती है। अगर मान लो किसी बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है, या मान लो कि उसके पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं, जब तक हम उसे इस बात के लिए टोकते रहेंगे कि तू तो बेवकूफ है, तेरे को तो पढ़ना नहीं आता, तू तो सबसे कमजोर है, यकीन मानिए उस बच्चे के मार्क्स में कभी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी उसकी नेगेटिव जो एनर्जी है उसके अंदर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमेशा किसी भी बच्चे के अंदर अगर कोई वीकनेस हो और हम अगर वीकनेस को खत्म करना चाहते हैं तो वीकनेस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके ही भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमें भी एज ए बच्चों को खुद को भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो किसी की बातों में आकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाए, और साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे के अंदर कोई कमी है या कोई वीकनेस है तो कभी भी किसी के भी सामने उस वीकनेस को कभी भी हाईलाइट ना करें, हमेशा उसे मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव थॉट के साथ उसे हैंडल करें, ताकि उसको कभी भी और फील नहीं हो कि मेरे को 4 लोगों के सामने ये बात कही गई कि मेरे अंदर ये वीकनेस है। एज ए टीचर what you wish the parents should know about their children? देखिए एज ए टीचर मैं एजुकेशन फील्ड में रहा और काफी समय तक मैंने कई बच्चों को पढ़ाया, और मुझे जो दिल से फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप बच्चों की अनकही ही बातों को सुन सके। जब तक अपनी बात को कहने के लिए बच्चों को शब्दों की जरूरत पड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कमजोर है। एक्चुअल में पेरेंट्स बच्चों की आई कांटेक्ट, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, वहां तक उनको समझ में आ जानी चाहिए कि आज मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है, आज मेरा बच्चा खुल के बोल नहीं रहा है, आज मेरा बच्चा थोड़ा हिचक रहा है, तो कोई ना कोई बात उसके मन में चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग का लेवल वो होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे की अनकही बातों को सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सके और उसका सॉल्यूशन कर सके। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। कोई पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, उसको आपने कोटा भेजा है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा है, एंड उसके बाद उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से, एंड जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता एंड देन उसके बाद वो गिल्ट में चला जाता है, कभी कभी वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर लेता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 50 बच्चे ही किसी मंदिर में चले गए और सबने यही मांगा भगवान से कि भगवान मैं फर्स्ट रैंक आ जाऊं तो मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा। तो आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि 50 ही बच्चे फर्स्ट आ जाए, 50 ही बच्चे टॉपर हो? भगवान के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बच्चा टॉपर हो। और आप इतिहास उठा के देखिए, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि इस दुनिया में जो भी बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, आप चाहे MS धोनी ले लीजिए, आप चाहे सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, आप एलन मस्क ले लीजिए, ये सारी बड़ी हस्तियां
कभी भी टॉपर नहीं रही। कुछ कॉलेज से ड्रॉप आउट रहे हैं, किनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, किन्होंने पढ़ाई आधे में छोड़ दी, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो एक तो हमें ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हमेशा टॉपर लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस का और टॉपर का, टॉप करने का कोई संबंध नहीं है। हाँ, टॉपर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन हमेशा टॉपर हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो पहले तो हर पेरेंट्स को इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरा बच्चा अपना बेस्ट करे, वो सबसे बेहतर है ना, वो हमेशा फर्स्ट रैंक आए, ऐसा कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत करे, है ना। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है, और ना ही पेरेंट्स और टीचर को इस तरह की उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा बच्चा हमेशा टॉप करे। और दूसरी बात जो आपने कही कि पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कोटा या किसी इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं और वहां वो सुसाइड जैसी चीजों को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज हमें कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी नजर से भी देखना पड़ेगा। आज हम हमारे बच्चों को सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक टूल की तरह यूज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि देखिए, बच्चा जो शब्द है वो बना है बचपन से, है ना। जब तक बचपन है तब तक बच्चे हैं। अगर आपने बच्चों के जीवन से बचपन छीन लिया ना, तो फिर वो बच्चे नहीं रहते। तो हमें कम से कम बच्चों के जीवन में बचपन को बनाए रखना चाहिए। हमें उनकी पढ़ाई पे उतना ही प्रेशर देना चाहिए जितना वो सहन कर सके। हमें जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपने सारे सपने बच्चों पे नहीं थोपने चाहिए। और अगर बच्चे को आप अपने से दूर, कहीं दूर पढ़ने को भेजते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। क्योंकि घर पर तो फिर भी अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसके पास सहारे के लिए आप मौजूद होते हैं, लेकिन घर से दूर तो उसके पास ना कोई भाई बहन होता है, ना कोई माँ बाप होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। अगर हमारा बच्चा हमारी आंखों से दूर कहीं पढ़ने जा रहा है, तो एक बार वो हो सकता है हम जब वो हमारे घर में रहता हो तो हम उसे पढ़ने के लिए कह दें, लेकिन हमारे घर से दूर जब वो रहता है तो हमें किसी भी बात को कहने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि क्या वहां पे उन परिस्थितियों में जो बात हमारे द्वारा कही जा रही है उनको वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहां पे बच्चों की और पेरेंट्स की दोनों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन बच्चों को बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। कभी भी दूर पढ़ाई करने वाले बच्चों को हर बार रिजल्ट के लिए फोन करना, आप बच्चों को हमेशा फोन करें, रेगुलर फोन करें कि आज क्या खाया, आज तबीयत कैसी है, ना कि सिर्फ उस दिन जिस दिन बच्चे का कोई एग्जाम है या उसका रिजल्ट या फिर उसका रिजल्ट आने वाला है। इस तरीके से हमें बच्चों को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये जो फेस होता है बच्चों का बहुत ही सेंसिटिव होता है। यहाँ बच्चे गलत गाइडेंस या प्रेशर की वजह से सुसाइड तक के कदम उठाते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं भी हमारी वजह से कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा ना। ग्रेट सर। एंड जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को एजुकेशन से डिससेटिस्फिकेशन होती है, वो क्यों होती है? बहुत ही स्मार्ट सवाल है आपका। एजुकेशन से डिससेटिस्फैक्शन क्यों होता है? देखिए, इसको अगर अपन इस तरीके से समझते हैं कि एजुकेशन से सेटिस्फैक्शन कब मिलता है। आपको पता है आज की तारीख में एजुकेशन इतनी थ्योरेटिकल होती जा रही है कि हमें ऐसा लगता है, कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। इवन हमें कई बार ऐसे विचार आता है कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया, बीटेक, एमटेक, एमबी, एलएलबी, दुनिया भर की डिग्रियां ले ली, साइन कॉस टेन थीटा पढ़ा, लेकिन हमारे जीवन में तो कभी साइन कॉस टेन थीटा काम ही नहीं आया। तो एक्चुअल में जब तक एजुकेशन बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होगी ना, तब तक वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती नहीं है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता। बच्चे न्यूटन लॉ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, अगली क्लास में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई करी क्यों, ये जो लॉ याद करें इसका यूज क्या है। जब तक बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि उनके किचन में कुकर में बजने वाली सीटी, उनके किचन में बनने वाली चाय, उनके किचन में उबलने वाली चाय, ये सब कहीं ना कहीं साइंस का एग्जाम्पल है। ये घूमता हुआ पंखा, ये बनते हुए मकान, ये टाइल के शेप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साइंस है। तो जब तक बच्चों की एजुकेशन उनकी लाइफ से प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं होगी, उनके अंदर ये सेटिस्फेक्शन का कहीं कभी नहीं आता।
जैसे कि अगर कोई बच्चा मान लो आज स्कूल के अंदर कोई चीज सीख के आया, मान लीजिए आज इसने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ठीक करना सीखा, कोई प्रेस को ठीक करना सीखा, और उसको साथ में ये होमवर्क मिला है कि आपको अपने घर पे किसी प्रेस को ठीक करना है, और वो बच्चा स्कूल में सीखकर अगर अपने घर में किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करता है और फिर जो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल आता है वो आपको देखते ही अलग ही नजर आता है। बजाय इसके कि बच्चे ने सिर्फ किताब में किसी चीज को ठीक करना सीखा और उस थ्योरी को एग्जाम में लिख के आ गया और उससे मार्क्स लाके पास हो गया, वो अगर उसके जीवन में जब ये फेस आएगा कि जब उसको अपनी पढ़ी हुई चीज को प्रैक्टिकली अपने घर पे यूज करना होगा और वो नहीं कर पाएगा, वहीं से डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ाई है उसको हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ चीजें समझाई जाए। Great. So, the teen generation like me, we also want emotional support as well as physical support. So, वो हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, इस दुनिया में हर इंसान को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, और जहां तक बच्चों का सवाल है, नो डाउट बच्चों को सबसे पहला इमोशनल सपोर्ट उनको अपने परिवार से मिलना चाहिए, है ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है। आज की तारीख में बच्चे, खासकर बच्चियों के साथ कई ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें वो चाहती है कि हम लोगों के साथ, हम किसी के साथ, अपने के साथ शेयर करें, और जब तक उन्हें वो चीज शेयर करने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और वो फिर वहीं से ये डिप्रेशन, ये घबराहट, ये एंजाइटी का रूप अपने आप ये सारे रूप बदलने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को सबसे पहले अपने परिवार की ओर से इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, और ना सिर्फ अपने परिवार में, हमारे यहाँ स्कूल के अंदर भी ये सिस्टम जरूर बनना चाहिए कि बच्चों को समय समय पर, अगर कोई बच्चा, किसी टीचर को कोई बच्चा गुमसुम नजर आ रहा है, कोई बच्चा उदास नजर आ रहा है, तो बिना किसी के कहे टीचर और पेरेंट्स को खुद उन्हें अटेंड करना चाहिए और उनसे शांति से बातचीत करनी चाहिए कि ये जो उनके चेहरे पे ये उदासी नजर आ रही है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो अपने दिल की बात किसी से शेयर करे। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट अपने परिवार में मिलना बहुत जरूरी है। परिवार में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कम से कम थोड़े समय के लिए परिवार के सारे लोग साथ मिलकर बैठे, चाहे वो खाने की टेबल हो या कोई छोटे मोटे गेम हो या आप कोई पिक्चर देख रहे हो, इस तरह की एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए जिसमें परिवार के सारे लोग मिलके बच्चों के साथ किसी न किसी थोड़ा समय बिताए, एक दूसरे से चीजों को शेयर करें, और अगर किसी के मन में कोई बातचीत चल रही है तो उसको वेलकमिंग मोड में एक्सेप्ट करके, उसे जान के और उसका सपोर्ट करें। सर, जो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके फेलियर में सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल लाइफ का, कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, किसी एक क्लास में हम किसी भी रीजन की वजह से उनके मार्क्स कम आ गए, एंड उस एक बार के मार्क्स कम होने से उनके उतना डांटा जाता है उनको, तो क्या ये सही है? और उनको, देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये मुझे लगता है अभी तक के सवालों में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि फेलियर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, एक्चुअल में फेलियर क्या है? फेलियर कभी भी सक्सेस से अलग नहीं हो सकता। हम फेलियर को ओवरकम करके सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप फेलियर को अपने जीवन में से हटा देंगे ना, तो सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी दिन ऐसा सोचेंगे कि रास्ते में आने वाली सारी ट्रैफिक लाइटें अगर ग्रीन हो जाए तो मैं अपने घर से निकलूंगा, तो यकीन मानिए आप कभी अपने घर से निकल ही नहीं पाएंगे। रास्ते में आने वाली रेड लाइटें आपके लिए बैरियर नहीं है, वो एक जर्नी का पार्ट है। किसी भी सफर में रेड लाइट आएगी, येलो लाइट आएगी, ग्रीन लाइट आएगी, और ये इसी तरीके से सफर तय होता है। एक एग्जांपल मैं कई बार सबको देता हूं कि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में अपनी ईसीजी रिपोर्ट को देखे तो उसे अप एंड डाउन दिखाई देंगे। एक्चुअल में हर इंसान की ईसीजी रिपोर्ट एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो उसकी एक लाइफ की रिपोर्ट है, जिसको देख के ये समझ में आता है कि इंसान के जीवन का मतलब ही अप एंड डाउन है। और जिस इंसान की ईसीजी रिपोर्ट स्ट्रेट लाइन होती है, उसका मतलब हम और आप अच्छे से समझते हैं। तो हम कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि गलत दरवाजों पे किया हुआ नॉक ही आपको सही दरवाजे तक पहुंचाता है।
मेरे कहने का मतलब, मान लो आपको किसी एक दरवाजे के अंदर एंटर होना हो और आपके सामने एक जैसे 10 दरवाजे हो, तो आप शुरुआत करेंगे किसी गलत दरवाजे से। वहां आप नॉक करते हैं, आपको पता चलता है ये सही दरवाजा नहीं है, आप दूसरे गलत दरवाजे पर नॉक करते हैं, तीसरे गलत दरवाजे पर नॉक करते हैं, फिर आप सही दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो एक नजर से हमें ऐसा नजर आता है कि हमने 3 दरवाजों पे जो गलत नॉक किया वो बेकार गया, लेकिन वो बेकार नहीं गया। उन गलत नॉक को किए बिना आप सही दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। तो सभी लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और पूरे समाज को जब तक फेलियर को सक्सेस का पार्ट की तरह नहीं देखा जाएगा, तब तक इस दुनिया में ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, चैलेंजेस बने रहेंगे। तो हमेशा किसी भी फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ना कि किसी नेगेटिव चीज की तरह। Well said, sir. And because of technology, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में क्या गैप आ गया है? लाइक पेरेंट्स आर आल्सो बिजी ऑन मोबाइल फोन्स एंड चिल्ड्रन आर आल्सो बिजी ऑन मोबाइल फोन्स। देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरह का, देखिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो नाइफ है, ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल है, तो आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं क्या नाइफ एक टूल है या हथियार है? एक टूल है, लेकिन अगर हम उस नाइफ से किसी की हत्या करना चाहें तो हथियार है। तो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी को हम एज ए टूल यूज करें या एज ए हथियार यूज करें, ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसान करती है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना भी हमें आज के जमाने से पीछे की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ हमें एक बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी। हमें देखिए, आजकल मैं हमेशा पेरेंट्स से एक शिकायत सुनता हूँ कि हमारे बच्चों की मोबाइल की बहुत ज्यादा आदत है, हमारे बच्चे मोबाइल ही छोड़ते, दिन भर फोन चलाते हैं। लेकिन रिसर्च और डाटा ये कहता है कि किसी भी घर में जो बच्चे हैं, उनके स्क्रीन का टाइम, मतलब मोबाइल पे बिताया हुआ समय, उनके पेरेंट्स के स्क्रीन टाइम से हमेशा कम ही होता है। ये सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन ये कड़वा सच है। बच्चे आखिर मोबाइल चलाना सीखते कहते हैं, वो अपने परिवार में, अपने घर में जितने लोगों को यूज करता देखते हैं, वहीं से उनको आदत पड़ती है मोबाइल को यूज करने की। तो यहाँ हमें एक बैलेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से बच के रहना भी जरूरी है। तो हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए कि कब हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या जैसे कि हमें मोबाइल के इस्तेमाल का एक टाइम यूज कर देना चाहिए कि जैसे बेडरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, या फिर सुबह को 8 से पहले या रात को 9 के बाद मोबाइल का इस्तेमाल घर में कोई भी ना करे। इस तरह के कुछ इनिशिएटिव, कुछ स्टेप्स लेके हम टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, और परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ अरेंजमेंट करें, थोड़ी आउटिंग करें, कहीं परिवार के साथ घूमने जाएं जहां कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मतलब जैसे हम लोग, कहा जाता है, कई बार हम मजाक में कहते हैं कि लोग बाग व्रत रखते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए या अपने आगे के भविष्य को ठीक करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमें नो मोबाइल डे भी बनाना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार या वीक में एक बार हमें मोबाइल के इस्तेमाल को बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए। कुछ इस तरह के इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी के जो साइड इफेक्ट है उससे भी बचा जा सकता है। तो लाइक पेरेंटिंग टॉपिक जैसे कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था पहले, वैसे पहले डिप्रेशन नहीं था, एंड जो रिसेंट जनरेशन में इतना तो डिप्रेस्ड फील करती है, एंड हाउ कैन वी डील विद डिप्रेशन? देखिए, एक्चुअल में डिप्रेशन के कारण को समझना पड़ेगा। ठीक है, डिप्रेशन का जो मेन कारण है ना, वो है प्रेशर, वो है पूरी दुनिया की हमसे लगाई जाने वाली उम्मीदें, और बच्चा जैसे ही उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा क्लास में फर्स्ट आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये डिप्रेशन का बढ़ने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये मैसेज जा रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ नौकरी करके ही सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आज की तारीख में जो नए नए इनिशिएटिव आते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, आप देखेंगे कि जितने भी नए स्टार्टअप आए हैं ना, अधिकतर लोग वो हैं जो कभी भी अपनी क्लास में टॉपर नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो डिप्रेशन है, एक्चुअल में इसके कारण के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, इसको रिलीज करने के तरीकों के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। टाइम पे बच्चों की आउटिंग होनी चाहिए, इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए, इस तरह के सेशंस होने चाहिए, जिसमें बच्चों को फेलियर को हैंडल करने के तरीके सिखाए जाएं। फेलियर को लेके उनके मन में घबराहट ना हो,
मार्क्स को कम आने को लेके वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें अपने एजुकेशन का पार्ट बनानी पड़ेगी और टाइम टाइम पे बच्चों को इस तरह के सेशन और काउंसलिंग सेशन करने पड़ेंगे, जिससे बच्चे बहुत जल्दी किसी छोटी मोटी घटनाओं की वजह से डिप्रेशन में ना। एंड सर, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को माइंड सेट ग्रोथ के लिए कैसे इंकरेज करेगा? देखिए, माइंड सेट ग्रोथ के लिए बच्चों को इंकरेज करने से पहले जरूरी है कि पेरेंट्स का माइंड सेट क्या है। अगर पेरेंट्स का माइंड सेट खुद ये कहता है कि हमारे बच्चे सिर्फ मार्क्स ही अच्छे ले आए, हमेशा टॉप करें, पढ़ाई में आगे रहें, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप को बढ़ाएगा। माइंड सेट को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि पहले पेरेंट्स का माइंड सेट ओपन माइंड सेट हो, मतलब वो बच्चों की हर एक एक्टिविटी को, हर एक उनके पोटेंशियल को एक ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल के साथ स्वीकार करें और बच्चे को आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। और दूसरी बात यह कि जब भी बच्चा अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से कहे तो सिर्फ हमें डायरेक्ट उनको, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बिना पूरी बात सुने उसके ऊपर कोई जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। बच्चे की बात को पूरे ठंडे दिमाग से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और अगर कहीं बच्चा गलत भी है तो भी बड़ी समझदारी के साथ एक बैलेंस वे के अंदर बच्चों को चीजों को समझानी चाहिए। और उनके अंदर जो असली प्रतिभा है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे कॉमर्स अच्छा लगता है, उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस मैथ ले और वो जबरदस्ती उनको साइंस मैथ सब्जेक्ट दिलवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन सब बातों के ऊपर पेरेंट्स को भी अपना माइंडसेट ओपन रखना पड़ेगा, और अगर बच्चों की प्रतिभा जिस फील्ड में है उसी फील्ड में उन्हें पूरा मौका देना चाहिए आगे बढ़ने। एंड जो पेरेंट्स है वो स्टडी को ना फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लाइक उनके हॉबीज, इंटरेस्ट, उन सबको साइड में रखवा कर स्टडी के लिए फोर्स करते हैं। तो हमको उन हॉबीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हॉबीज को सपोर्ट करना ही चाहिए, और हॉबीज अपने आप में भी एक कैरियर हो सकती है। कोई बच्चा अच्छा कोई गेम खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई कैरम खेलता है, हमने देखा आज की तारीख में हर गेम के अंदर बहुत स्कोप है, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारा स्कोप है। तो पहली बात तो पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ पढ़ाई ही बच्चों के जीवन में सब कुछ नहीं है, उनके पास कैरियर के बहुत सारे मौके हैं जिसके अंदर वो अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन साथ ही बच्चों को भी ये बात समझनी होगी कि वो कहीं पेरेंट्स की समझदारी का उपयोग किसी अपनी गलत बात को मनवाने के लिए ना करें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जान करके पढ़ाई से जी चुराते हैं सिर्फ खेलने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ एक बैलेंसिंग जरूरी है, बच्चों के जीवन में जहाँ खेल जरूरी है और पढ़ाई जरूरी है, उससे ज्यादा इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। वहीं बच्चों को भी ये बात समझनी होगी कि अगर माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो ये उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना भी जीवन में बहुत चीजें बिना, अगर बच्चे पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ ही देंगे तो भी उनके भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतरीन है पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस बनाना। So as we have reached the end of this podcast, and I guess there might be some grammatical mistakes in my English and confidence issue as well. So I apologize for that because I am a learner still. And thank you so much sir for giving your precious time to us. It was an amazing experience. And मुझे आज बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब मिले जो कब से मैं जानना चाहती थी. And thank you so much for behalf of my school. मोनिका, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा और दिल से एक बात कहना चाहूंगा कि आज तुम्हारी ये जो कोशिश है ना, ये सॉरी या अपोलाइज करने लायक नहीं है। ये हर एक बच्चे के लिए एक मैसेज है। इस तरह की शुरुआत करने की हिम्मत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, गलतियां होना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप किसी काम को करने की हिम्मत कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आपने इस तरह के नए इनिशिएटिव को लेने की हिम्मत करी, उसके लिए मैं आपके हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका। और साथ ही मैं पूरे वेदांत स्कूल और मोनू सर का थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने इस तरह के नए इनिशिएटिव और नए टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं पेरेंटिंग जैसे बहुत ही जरूरी टॉपिक के ऊपर अपने व्यू रखूं। आज का ये सेशन मुझे लगता है हर एक पेरेंट्स और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मैं चाहता हूं कि हर एक पेरेंट्स और बच्चे इस सेशन को जरूर देखें और इसके ऊपर अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।